सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। आज मैं पटना सरदार पटेल छात्रावास में आया हूं। यहां जो है भूपेंद्र बघेल मुख्यमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो आ रहे हैं यहां। और यहां का भी कुछ नेता है, मैं अंदर जाके आपको बताता हूं। यहां अब आने वाले हैं। देखिए यहाँ इतना भीड़ पटना रोड पे लगा हुआ है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ छात्रावास के अंदर। वहीं जो है आने वाले हैं सारे नेतागण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। पटना रोड का नज़ारा देखें, पटना का। अब मैं अंदर ले चलता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप तमाम लोगों से विनम्र निवेदन है, ताली बजाकर। अभी जो है सारे नेतागण आ चुके हैं। बघेल साहब भी आ चुके हैं। आप सामने देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। और मैं आपको यहाँ पल पल का न्यूज़ बताता रहूँगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री भूपेश बघेल जी का आए हुए अतिथि का उपस्थित सदस्य पटेल छात्रावास के छात्रगण एवं पूर्ववर्ती छात्रगण एवं गुंजन पटेल एवं उपस्थित भाइयों का बहनों का मीडिया में छात्रावास एवं पूर्व छात्र की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ साथ आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। इस समारोह के शुभ अवसर पर माननीय बघेल साहब एवं आए हुए अतिथियों ने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी सरदार पटेल छात्रावास की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इस समारोह में आए कि सर आए और छात्रावास के इतिहास पर और छात्रावास की गरिमा में जो इतिहास। समय के अभाव में बहुत शॉर्ट में मैं अपने छात्रावास की हुई और उस समय इसका भर के नहीं दुनिया भर में सभी क्षेत्रों में अपना परचम। और सारे छात्रों को नमस्ते, स्वागत और धन्यवाद। पटेल छात्रावास के परिवार को छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आपके समाज और आपके छात्रावास से निकले हुए लोग, उनमें भी हमारी सेना जैसे सेवा भाव भरा हुआ था। दूसरा गुण,
हमारी सेना में साहस का गुण है। सामने कितना भी बड़ा दुश्मन हो, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। और वही गुण साहस का आपके समाज के बड़े बड़े नेताओं ने समय समय पर उस साहस का उदाहरण दिया है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, उनमें भी साहस का गुण भरा हुआ था। बिहार का, समाज का, भारत का भविष्य हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सेना और बड़े बड़े समाज के नेताओं की तरह सेवा भाव से काम दोनों से दुनिया भर में परचम लहराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने दिल में हमें स्थान दिया और ये जो छात्र युवा संवाद कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ करके आप सभी भाई इस कार्यक्रम में आए, इसलिए पहले आपको मैं आभार प्रकट करता हूं। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे नेता, अभिभावक, प्रेरणा स्रोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, यहाँ उपस्थित बिहार के प्रभारी, और जब मैं राजनीति की पाठशाला में जब मैंने अपना नाम लिखाया था, युवा कांग्रेस का पदाधिकारी बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय से मेरे अभिभावक रहे, मेंटर रहे, वर्तमान में बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णा अलाउरू जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी, और जिनके गाइडेंस के बिना, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, विशेष रूप से उनको आभार देते हुए मैं नाम ले आदरणीय सदस्यगण हैं। और इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई भरत लाल जी का, विवेक पटेल जी का, रवीश जी का, यहाँ पर चित्रंजन जी भी उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के साथी गरीबदास जी हैं, दौलत इमाम जी हैं, प्रवीण कुशवाहा जी हैं, और दूर दराज से आए हुए भाई मुकेश पटेल जी, भाई चंपारण से आए हुए दिलीप पटेल जी, पीछे बैठे चंद्रमणि भैया, और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हुए नालंदा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश अकेला जी, मेरे साथ चल रहे भाई दीपक जी। नाम तो बहुत है, माफी चाहूंगा, आप सभी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, लेकिन समय की अपनी प्रतिबद्धता है। मैं आपके और आपके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए दो शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल छात्रावास का एक अपना इतिहास रहा है। सुमन सर ने बताया कि किस तरह से 44 से स्थापना से लेकर के 25 तक में न जाने कितने राजनीतिज्ञ इस परिसर में रहे पढ़े, कितने ब्यूरोक्रेट्स इस छात्रावास में दिए, तो कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में यह छात्रावास उसका साक्षी रहा। लेकिन उसके इतिहास से ही जो पता चल रहा था, सरदार पटेल को जिस तरह से हम सभी जानते हैं, माफी चाहूंगा यहाँ पर भाई देवेंद्र यादव जी जो यहाँ के AICC सेक्रेटरी हैं, हमारे इंचार्ज हैं, 2 बार के पूर्व विधायक हैं, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से लगातार संपर्क बनाए रखा। पहले भी अगर आप आकर के अगर आपका गाइडेंस नहीं मिलता तो शायद ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो मैं बता रहा था साथियों कि जैसा कि हम लोग सभी सरदार पटेल को जानते हैं, मानते हैं, हम लोग उनको याद करते हैं कि आजादी के पहले उनकी क्या भूमिका रही, एक किसान नेता के रूप में उनकी क्या भूमिका रही, और आजादी के बाद से जिस तरह से उन्होंने देश को पिछले कुछ सालों में, दशकों में, या आजादी के पहले भी हम जानते हैं कि किस तरह से विभाजनकारी शक्तियां हमें बांटते रहती थी, और आज भी यह प्रयास जारी है भिन्न भिन्न प्रयासों से। लेकिन आज भी सरदार पटेल की उसे स्थापना की
उन्होंने समझा कि इससे समाज बट रहा है, इसलिए समाज को जोड़ने के लिए सन 70 में इसका नाम बदल करके सरदार पटेल छात्रावास रखा गया और जितने भी उपजातीय थे उनको जोड़ा गया। ये उस समय भी उदाहरण था। और आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूँ कि फिर आप विद्यार्थी रहे हैं, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और ये जो आदर्श सरदार पटेल के उसको हमको आगे लेकर के चलना है। और चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, बोलना बहुत है, एक बात और अंतिम में कहना चाहूंगा कि हम सब इस मंच के माध्यम से अपने सैनिकों को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें आप पर गर्व है, हमें गर्व है कि हम भारत देश के निवासी हैं, आप सरहद पर लड़ रहे हैं, देश का, राज्य का, और यहाँ पर एक एक युवा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग साथ में हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएं, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए सभी लोग उठकर 1 मिनट के लिए सैनिकों के लिए जयकारा लगाएंगे। जय जवान जय जवान, जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता के रूप में इस सरदार पटेल छात्रावास के छात्र रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री किसान पुत्र आरक्षण के प्रति हमेशा आरक्षण के लिए बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ से विधायक बड़े भाई देवेंद्र यादव जी का स्वागत करते हैं। सरदार पटेल छात्रावास के इस पावन भूमि पे स्वागत करते हैं हम अपने गार्जियन स्वरूप श्री उपेंद्र सिंह जी का, अधीक्षक उपेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हैं। सुमन सर का हमारे जहन का विषय है। आज का जो विषय है सैनिक सम्मान में छात्र संवाद। सैनिक एक शब्द नहीं बल्कि साहस, त्याग, राजस्थान के तपती धूप तक वो हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, तब हम जाके चैन के नींद अपने घरों में सोते हैं। और हम विद्यार्थियों का, इस देश का भविष्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम सैनिकों का सम्मान करें, सैनिकों की भावनाओं को समझें तथा उनकी कुर्बानियों के बारे में समझें। समय की गरिमा को समझते हुए हम अपनी वाणी को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल, जय शिवाजी। सैनिकों के सम्मान में छात्र युवा के तत्वाधान में आयोजित सरदार पटेल छात्रावास के इस ऐतिहासिक प्रांगण में हमारे इस छात्रावास के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानित उपेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, मंचासीन बिहार मामले के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के विधायक सम्मानित देवेंद्र यादव जी और इस छात्रावास से जुड़े सम्मानित सुमंत जी, परमानंद जी, सत्येंद्र जी, रामकृष्णा प्रसाद जी और यहाँ के छात्र विवेक पटेल जी और मंच के संचालन कर रहे और बघेल साहब के बीच मैं बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन 2-3 बात आपके साथ में रखना जरूरी चाहूँगा। मैं भी यहाँ के छात्र रहा और कई बार मैं अपने छात्र मित्रों के साथ महेंद्रू कल्याण छात्रावास और सैदपुर कल्याण छात्रावास से मैं जुड़ा रहता और उसी छात्र लोग के साथ 1-2 बार यहाँ मैं आया करता था। और जब 1990 के दशक में आता था तो आज मुझे पता नहीं था कि इस मंच से एक जिम्मेवार पद पर बोल करके और आपके बीच इस तरह से आना पड़ेगा। लेकिन
मैं एक आध दो बात इस छात्रावास के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं बताया कि यहां जब आता था तो बघेल साहब, मैं आपको बड़ी सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह पटेल छात्रावास, यह इंजीनियरों का, आईएएसओ का, आईपीएसओ का, शिक्षकों का और सेना में भर्तियों का फैक्ट्री है, फैक्ट्री। और आज उस मंच से बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है। हमको पता है कि आपकी चुनौतियों, जब कॉलेज, बगल में बीएड कॉलेज, बगल में आपका जो है आर्ट्स कॉलेज, ये सब में जब अपनी योग्यता के आधार पर नामांकन हो जाती, लेकिन छात्रों के पास रहने की समस्या काफी विकट होती थी और यहाँ के पूर्वजों ने एक रास्ता निकाला जो यहाँ से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एक फैक्ट्री का काम कर रहा है जो यहाँ पर भाई के पास। आप जानते हैं कि जब कई बार आपकी लड़ाइयाँ सामाजिक न्याय के साथ होती है तो यहाँ के लोग भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए आपके बीच ज्यादा बाधा नहीं पड़ते हुए इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं भी यहाँ के छात्र रहा हूँ, इसलिए यहाँ आपके बीच आकर के मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा कि आज इस मंच पर मैं भी एक छात्र के रूप में बोल रहा हूँ। इसलिए आपसे मेरा सीधा रिश्ता है, सीधा संबंध है, इसलिए हमारी जहां भी आवश्यकता हो हम आपके लिए खड़े हैं। बघेल साहब भी खड़े हैं, हमारे आदरणीय कृष्णा लवर जो भी खड़े हैं। आपकी जब भी हम लोगों की महसूस करते हैं मुझे जरूर याद कीजिए। हम चाहते हैं कि आपके भाई के तरह आपके लिए चुनौतियों के साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनिक जय हिंद, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बिहार के राजेश्याम जी। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे जिनके लिए हम लोग सभी उत्सुक हैं, जिनके लिए हम लोग 2-3 बजे से लगता है बहुत धूप से मेहमान। निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल सर आए। सर स्वागत है सर आपका। श्री संजय पटेल जी, भाई गुंजन पटेल जी और मंच सभी अतिथिगण, आयोजन समिति के से जुड़े हुए सभी साथीगण, बहुत कृपापूर्वक मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अध्यक्ष साथी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरी भी इच्छा थी कि छात्रावास में आऊं, जो आजादी के पहले 1944 से बना संस्था आज 2025 19 साल बाद पूरा 100 वर्ष पूरा होगा और इतने साल तक के संस्था को संचालित करना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन समाज के लोगों ने निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संचालित ही नहीं किया, बल्कि इसके स्वरूप को और विस्तार दिया और ये बिहार प्रांत अवधिया हासिल से बढ़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के रूप में आज पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले अनेक छात्र बहुत समाज को प्रतिष्ठा दिलाने वाले अनेक पदों को सुशोभित किया है, चाहे वो
इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का हो, विद्यार्थी भी यहाँ आए हुए हैं और कुछ और साथी भी आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, अभी जैसे आप सबको पता है, छात्रावास के अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह जी, अधीक्षक सुमन सिंह जी, साथ ही हमारे बिहार प्रांत के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लोर जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी, छत्तीसगढ़ में हमारे साथ विधायक भाई देवेंद्र यादव जी, रामकृष्ण प्रभारी गाड़ने के लिए पहलगाम में धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की, निर्दोष लोगों की हत्या हुई। लेकिन उससे बड़ा जघन्य अपराध आतंकियों ने किया कि हमारे बीच में खाई पैदा करने का काम, आप धर्म पूछ के हत्या किए ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के जो खाई है जो और बढ़ जाए, ताकि समाज में फूट हो जाए और हिंदुस्तान कमजोर हो। ये षड्यंत्र उन आतंकवादियों का था, लेकिन भारत के लोगों को, इन लोगों ने देशवासियों को एकता का पाठ पढ़ाया, अनेकता में एकता का पाठ। हमारे महापुरुषों ने जो सीख दी, आज वो काम आया और आतंकवादियों के खिलाफ पूरा भारत 144 करोड़ का देश एक स्वर में एक साथ इस तिरंगे झंडे को लेकर खड़ा हो गया। आज सीमा में जो सैनिक तैनात हैं वो एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख उस सैनिक के सम्मान में हम उपस्थित हुए। भारतीय सेना तो जब भी अवसर मिला विपरीत परिस्थिति में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अपना सर्वोच्च उन्होंने दिया है, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। क्या 1948 की बात करें, 65 की बात करें, 71 की बात करें, कारगिल की बात करें, जब भी भारत के सेना को अवसर मिला है, चाहे सीमाओं की रक्षा की बात हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण करने में, बाढ़ आपदा से निपटने के लिए हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा जहां फैले हो उसको नियंत्रण करने में भारतीय सेना ने जो कार्य दिखाया है उसके कोई वानगी दुनिया में नहीं मिलती। आज हम उसका सम्मान करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। यहाँ के एक वीर सपूत रवितोष यादव भी शहीद हुआ है, उन्हें भी हम नमन करते हैं। उन शहीदों को नमन करते हैं जो अभी देश के रक्षा में काम आए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको नमन करते हैं। उन आम नागरिकों को भी नमन करते हैं जो इस युद्ध में मारे गए। युद्ध में अपने भी बिछड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिछड़ जाते हैं। अभी युद्ध की शुरुआत, लड़ाई की शुरुआत है, अभी युद्ध घोषित भी नहीं हुआ है, लेकिन हम भारत की ओर से, भारत की सेना कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन यदि बात आ जाए देश पर तो फिर पीछे नहीं हटती। तो आज उस सैनिक के नाम को भी हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके नाम से छात्रावास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में हमारे छात्र लोग जानते होंगे कि किस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की, वकालत की, और वो इंग्लैंड जाना चाह रहे थे वकालत करने के लिए, तो पाई इकट्ठा करके 10,000 रुपये एकत्रित किया था। उन्होंने पत्राचार किया, वहां सम्मति मिली। जब जाने वाले थे उसके बड़े भाई ने कहा, उसके बड़े भाई का नाम जानते हो? विठल भाई पटेल।
लेकिन जो पता आया था उसमें वी पटेल लिखा था। वल्लभ भाई पटेल का भी शॉर्ट फॉर्म वी, और विठल भाई पटेल का बोले तुम तो छोटे हो, फिर जा सकते हो, मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो जो अनुमति सरदार पटेल को मिली थी, उसके जगह में जो पाई इकट्ठा करके रखा था, उस पैसे को लेकर उसके बड़े भाई विठल भाई पटेल इंग्लैंड गए और वकालत करके आए। फिर बाद में सरदार पटेल इंग्लैंड गए, वहां पढ़ाई करके वापस लौटे। चाहते तो मुंबई में वो वकालत कर सकते थे, लेकिन अपने गांव को उन्होंने नहीं छोड़ा और वहीं बोरसद में खेड़ा में वकालत उन्होंने की। और वकालत करते करते महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वो खूब पैसा कमाना चाहते थे सरदार पटेल, ढूंढते बड़े पक्के नामी वकील थे, बड़े किया। और ऐतिहासिक जीत वही जो किसानों की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई ही देश की आजादी की लड़ाई बनी। उससे एक आत्मविश्वास पैदा हुआ किसानों की लड़ाई से। उस आंदोलन से एक ताकत मिली कि हाँ, अंग्रेजों को झुकाया भी जा सकता है, उसे अपनी बात मनवाया भी जा सकता है। ये बात बारडोली के सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन, जो उस समय बारडोली के सरदार के नाम से विख्यात हुआ, देश के नेताओं को समझ आया कि हाँ, किसान के माध्यम से देश की आजादी की लड़ाई जीती जा सकती है। उन्हें सत्याग्रह के माध्यम से, वो सत्याग्रह के सिपाही थे। आज के सिपाही सीमा में सुरक्षा कर रहे हैं, तो कलम की सिपाही है, शिक्षा की सिपाही है, खेती के भी सिपाही है। हम सब किसान पुत्र हैं। देश के अनाज की कमी नहीं होने देते। इतना एक समय था कि देश में अनाज की कमी होती थी। आज हमारे किसान, आप सबके परिवार के लोगों ने जब मेहनत की, देश में यदि 3 साल तक के भी सूखा पड़ जाए तो हिंदुस्तान में अनाज की कमी नहीं होगी। वो किसान घर के आप सब बच्चे हैं। जब भी हमको मौका मिला है, चाहे खेत में हो, चाहे सीमा में हो, चाहे देश की रक्षा करने की बात हो, देश की आजादी की लड़ाई की बात हो, चाहे व्यापार और उद्योग जगत की बात हो, किसी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग पीछे नहीं रहे। राजनीति में भी आप देख ले, मैं जब यहां आ रहा था, पत्रकारों ने पूछा आप नीतीश बाबू के गढ़ में जा रहे? मैंने कहा मैं भी उस समाज से आता हूं। मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहा हूं, राजनीति करने नहीं जा रहा हूं। और राजनीति की बात आती, इस समाज ने जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, इस समाज ने जहां वीर शिवाजी के नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, वो इस समाज का सुपुत्र था, हम उसे पे गर्व करते हैं। लेकिन उसी के पौध साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, देश गुलाम था, लेकिन सबसे पहले आरक्षण को भी हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके नाम से छात्रावास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में हमारे छात्र लोग जानते होंगे कि किस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की, वकालत की, और वो इंग्लैंड जाना चाह रहे थे वकालत करने के लिए, तो पाई इकट्ठा करके 10,000 रुपया एकत्रित किया था। उन्होंने पत्राचार किया, वहां से अनुमति मिली। जब जाने वाले थे, उसके बड़े भाई ने कहा, उसके बड़े भाई का नाम जानते हो? विठल भाई पटेल। लेकिन जो पता आया था उसमें वी पटेल लिखा था।
वल्लभ भाई पटेल का भी शॉर्ट फॉर्म ये भी, और विठल भाई पटेल का बोले तुम तो छोटे हो फिर जा सकते हो, मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो जो अनुमति सरदार पटेल को मिली थी उसके जगह में जो पाई इकट्ठा करके रखा था उस पैसे को लेकर उसके बड़े भाई विठल भाई पटेल इंग्लैंड गए और वकालत करके आए। फिर बाद में सरदार पटेल इंग्लैंड गए, वहां पढ़ाई करके वापस लौटे, चाहते तो मुंबई में वो वकालत कर सकते थे, लेकिन अपने गांव को उन्होंने नहीं छोड़ा और वहीं बोरसद में खेड़ा में वकालत उन्होंने की। और वकालत करते करते महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वो खूब पैसा कमाना चाहते थे सरदार पटेल, ढूंढते बड़े पक्के नामी वकील थे, बड़े किया। और ऐतिहासिक जीत वही जो किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई ही देश की आजादी की लड़ाई बनी। उससे एक आत्मविश्वास पैदा हुआ किसानों की लड़ाई से, उस आंदोलन से एक ताकत मिली कि हाँ अंग्रेजों को झुकाया भी जा सकता है, उसे अपनी बात मनवाया भी जा सकता है। ये बात बारडोली के सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन, जो उस समय बारडोली के सरदार के नाम से विख्यात हुआ, देश के नेताओं को समझ आया कि हाँ किसान के माध्यम से देश की आजादी की लड़ाई जीती जा सकती है। उन्हें सत्याग्रह के माध्यम से, तो सत्याग्रह के सिपाही थे। आज के सिपाही सीमा में सुरक्षा कर रहे हैं, तो कलम की सिपाही है, शिक्षा की सिपाही है, खेती के भी सिपाही है। हम सब किसान पुत्र हैं, देश के अनाज की कमी नहीं होने देते। इतना एक समय था तो देश में अनाज की कमी होती थी। आज हमारे किसान, आप सबके परिवार के लोगों ने जब मेहनत की, देश में यदि 3 साल तक के भी सूखा पड़ जाए तो हिंदुस्तान में अनाज की कमी नहीं होगी। वो किसान घर के आप सब बच्चे हैं। जब भी हमको मौका मिला है, चाहे खेत में हो चाहे सीमा में हो, चाहे देश की रक्षा करने की बात हो, देश की आजादी की लड़ाई की बात हो, चाहे व्यापार और उद्योग जगत की बात हो, किसी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग पीछे नहीं रहे। राजनीति में भी आप देख ले, मैं जब यहां आ रहा था पत्रकारों ने पूछा आप नीतीश बाबू के गढ़ में जा रहे, मैंने कहा मैं भी उस समाज से आता हूं, मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहा हूं, राजनीति करने नहीं जा रहा हूं। और राजनीति की बात आती, इस समाज ने जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, इस समाज ने जहां वीर शिवाजी के नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, वो इस समाज का सुपुत्र था, हम उसे पे गर्व करते हैं। लेकिन उसी के पौध साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, देश गुलाम था लेकिन सबसे पहले आरक्षण साहू जी महाराज ने दिया। और वही साहू जी महाराज हैं जो आज हम भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं, यदि उसको स्कॉलरशिप दे के इंग्लैंड वो नहीं भेजे होते, वो भेजने वाला कोई था तो आपके पूर्वी कुलभूषण साहू जी महाराज है जो भीमराव अम्बेडकर को अपने पैसे से इंग्लैंड उनको भेजा और वहां से शिक्षा प्राप्त करके आए। आज जो हमको संविधान मिला है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन हम मानते हैं, राजेंद्र बाबू के मानते हैं, उसमें तमाम सदस्य थे उनकी हम मानते हैं। लेकिन यदि उस योग्य बनाने में यदि योगदान रहा है तो आपके पूर्वज
साहू जी महाराज का है, जिन्होंने उसको पहचान लिया था, दूर से पहचान लिया था कि ये लड़का आगे बढ़ के देश के हित में काम करेगा। ऐसे हमारे समाज आज फिर से वही अवस्था आया है। संविधान की रक्षा करने की बात है, आरक्षण की बात है, रोजगार की बात है। इस छात्रावास से पता नहीं कितने आंदोलन चले होंगे। बहुत गौरवशाली भी है, उस इतिहास की बात करेंगे तो वर्षों लग जाएगा। बहुत प्राचीन समाज के योगदान के बारे में चर्चा करें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज वर्तमान जो परिस्थिति है, आगे लड़ रहे थे हम तो नेहरू जी देखते टोपी वाले, गांधी जी देखते टोपी पहने, लेकिन जब वो शुरुआत किए थे तो आप जैसे नौजवान काले से निकल के आए थे आंदोलन में कूद पड़े। उसमें वो नौजवान थे, नौजवानों कहते थे पंडित नेहरू, किसानों के कहते थे सरदार पटेल। ऐसे वो लोग थे तय करने की बात। और जब आप किसी लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ता है, आपको समर्पण भी होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के आप में इच्छा भी होना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, इतिहास में उसका कोई स्थान नहीं है। जो संघर्ष करता है, जो त्याग करता है, वही स्थान इतिहास में स्थान प्राप्त करता है। तो बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बिहार आज संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, रोज की स्थिति के बारे में। बिहार की चाहे राजनीति हो, बिहार की चाहे शिक्षा नीति हो, बिहार की अर्थनीति हो, बिहार में क्या चल रहा है, बाहर में क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, बिहार में बहुत नेतृत्व हमारे समाज के लोगों ने किया है और उससे हमें सबको गर्व है। लेकिन ये संक्रमण काल है, इस संक्रमण काल में भी साथ बैठ गए तो फिर पिछड़ जाएंगे। यही वक्त है जो आगे बढ़ के झंडा थाम लो, जो अवसर है उसे गंवाओ मत। और ये अवसर को यदि थाम लिए तो आगे के इतिहास आपका रहेगा। जो बिहार की पहचान आपने बनाई है वो आगे बढ़ेगा। कोई साथी बोलना चाहे? जी। और मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी कि बिहार का नाम बदनाम न हो। जी। सैकड़ों वर्षों के बहुत बधाई आपको। आज नालंदा गाँव नहीं है, पंचायत नहीं है, ब्लॉक नहीं, जिला हेडक्वार्टर नहीं है, वहाँ 3 यूनिवर्सिटी बना दिया। और एक अंडर सवाल करिए दादा जी, कोई सवाल है बताइए। मैं चाहता हूँ नालंदा भी बिहार की विकास की राजनीति में आपका योगदान जिस तरह आज हो, हर वर्ष रहे। गुड मॉर्निंग सर, माई से नितेश निर्मला देवी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में जो 65% आरक्षण मिला था ओबीसी को, उसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या क्लियर करना चाहती है? वो स्टैंड कांग्रेस नीति से क्लियर नहीं कर रही है कि वो किस पक्ष में है। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस, ब्रदरहुड, फेडरलिटी, सोशल इक्वलिटी, लेकिन सर जब ये बात आती है पिछड़ों की तो कोई पिछड़ों की बात को रखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी। आई वुड नॉट लाइक टू। क्या नाम है आपका? आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको, हमारे छत्तीसगढ़ में, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने का अवसर मुझे मिला, आपको वहां के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ के बारे में 32% आदिवासी है, 13% एसटी है, 45% हो गया, 10% ईबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, हो गया कितना? 45 55 हो गया।
मंडल कमीशन कहता है कि 27% पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। जोड़ो कितना हुआ? 55 और 27, गणित कैसे कमजोर? 82% मैंने विधानसभा में पारित कराया था, राजभवन में आज भी अटका हुआ है 82%। और आपको जानकारी दे दूं, हमारी पार्टी ने तय किया है कि जाति जनगणना होना चाहिए और सबकी भागीदारी, केवल राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक, शैक्षणिक